Good morning, student. Today I will explain chapter 14 स्वामी विवेकानंद का पत्र. ठीक है. इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं. देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था. ठीक है. और इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था. 63 यानी 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था. इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में. इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था. इनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था और इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कि एक लॉयर थे यानी एक वकील थे. इनके गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परम हंस था. और स्वामी विवेकानंद एक तीव्र बुद्धि के बालक थे. बहुत तेज़ इनका दिमाग था. वो 700 पेज की एक पुस्तक 1 घंटे में पढ़ लेते थे और उनको वो कंठस्थ हो जाता था. कहीं से भी कोई भी पूछता था तो वो पूरे को आराम से किसी भी पेज का कोई भी पेज वो मतलब बता देते थे. उनका दिमाग इतना ज़्यादा क्या था? तीव्र था. और उनके हिसाब से वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति चाह ले तो कुछ भी कर सकता है. ठीक है. तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या थे? वेदांता के विख्यात और प्रभावशाली एक आध्यात्मिक गुरु थे. स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका में गए थे. वो शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म सभा, एक महासभा हुई थी, उसमें उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था. और जब पहली बार उन्होंने बोला था मेरे भाइयों और बहनों, तो 2 मिनट तक लगातार सभागार में तालियां बजती रही. इस महासभा में उन्होंने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सब धर्म को महत्व दिया था. और उनकी जो प्रमुख बात है वो क्या है? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो. तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए. तो ये देखिए, ये पत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले के ज़माने में टेलीफोन, व्हाट्सएप, मोबाइल वगैरह नहीं था उतना. तो क्या होता था? पत्रों के माध्यम से हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे. देखिए, यदि स्वयं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे पूरा यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता. ये किसका वक्तव्य है? ये स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य है. ठीक है. तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का समय था. 1894 उन्होंने पत्र लिखा था. एक शशि ने पत्र लिखा था. उस पत्र का उन्होंने उत्तर दिया था, प्रिय शशि, तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ और उससे मुझे ये पता चला कि कृष्ण महोत्सव, देखिए कृष्ण महोत्सव क्या होता है? जो हम लोग के यहाँ जन्माष्टमी होती है. जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है. उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है. और उन्होंने शशि को समझाते हुए बोला कि महापुरुष जो आते हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं. जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है वो किस लिए आते हैं? वो हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए आते हैं. भले ही बाद में उनके जो शिष्य लोग होते हैं, चेले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके उपदेशों पर पानी बहा देते हैं, विवाद खड़ा कर देते हैं कि नहीं, हमारे गुरुजी के ये उपदेश सही हैं, हमारे गुरुजी के ये उपदेश सही हैं. ठीक है. यही संसार का नियम रहा है. तो हमें क्या करना है? हमें महापुरुषों की अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करनी है. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा कि तारक दादा की बातें मद्रास यानी चेन्नई से मुझे मालूम हुई. देखिए, तारक दादा भी थे, उनका भी पत्र आया था. उससे भी उनको पता चला कि मद्रास में यानी चेन्नई में क्या हो रहा है. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या हैं? प्रसन्न हैं. उन्होंने आगे बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ दिन मद्रास जाओ और तन मन धन से भारत माता के लिए कुछ कार्य करो. ठीक है. फिर उन्होंने
शशि को बताया कि यहाँ पर गर्म कपड़े बहुत महंगे हैं। मतलब यहाँ पर गर्म कपड़े किस लिए महंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाए जाते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ जो कपड़े मैं यहाँ पे खरीदूँगा इससे अच्छा है कि मैं कलकत्ता से ही मंगा लूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कब तक यूरोप आऊँगा, यानी भारत में कब तक आऊँगा ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मैं इसी तरह से अपना कुछ दिनों तक मैं यहाँ पर रहूँगा। फिर उन्होंने बताया कि यह एक क्या है, बहुत ही मज़ेदार देश है। यहाँ गर्मी पड़ रही है। फिर बोल रहे हैं कि आज बहुत आज सुबह बंगाल में बैसाखी जैसी गर्मी थी, तो इलाहाबाद में माघ जैसी जाड़ा होगी। यानी 4 घंटे में कितना परिवर्तन होता है। विश्व भ्रमण करने के बाद उनको ये एहसास कि भारत में यदि भ्रमण किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम भारत में ही देख सकते हैं। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ के होटल के बारे में क्या लिखूँ मैं। न्यूयॉर्क में एक होटल में ठहरने का 5,000 रुपये लगता है एक दिन का, और खाने का खर्चा क्या होता है, अलग से होता है। मतलब यहाँ जो लोग हैं वो पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं, जो सामान्यतः मतलब कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने महासभा में भाषण दिया तब से मुझे हर इंसान यहाँ पर जानने लगा है, जिसकी वजह से लोग मुझे अपने घर में अतिथि बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिकागो में हेल नामक एक व्यक्ति हैं जिनके घर में मैं रहता हूँ, और उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। और उनकी 2 बेटियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं जो कि मुझे दादा कहती हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा परिवार, इतना दयालु, इतना पवित्र मन वाला परिवार कभी नहीं देखा, क्योंकि ये लोग केवल मुझसे ही प्रेम नहीं करते हैं, किसी भी गरीब असहाय सबकी ये लोग सहायता करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, और उनको कोई न कोई काम दिलाकर उनकी पूर्णतया मदद करते हैं। उन्होंने फिर आगे लिखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो गर्मी में अपना घर छोड़कर विदेश या समुद्र के किनारे चले जाते हैं, और बाकी सब चीज़ें अगर तुम्हें देखना हो तो आप अंग्रेज़ों की तरह ही इन लोगों का भी जीवन है। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुस्तकें तो हैं, लेकिन इसकी कीमत मूल्य बहुत ज़्यादा है। इससे अच्छा तो मैं कलकत्ता से ही किताबें ले लूँगा। फिर उन्होंने बताया यहाँ वस्त्र का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर औजार बनते हैं, कल औजार बनते हैं। और यहाँ पर किसकी खेती होती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गेहूँ और रुई की अधिक पैदावार होती है, जिसकी वजह से ये सब यहाँ पर सस्ते हैं। कुछ फल भी यहाँ मिलते हैं, जैसे केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर, अनानास आदि यहाँ पर फल मिलते हैं। लेकिन मैं आम और लीची को थोड़ा सा मिस कर आम और लीची यहाँ पर नहीं मिलता है जो हमारे भारत में मिलता है। इन्होंने बोला कि यहाँ पर एक साग मिलता है, जैसे हमारे यहाँ चौराई होती है उसी प्रकार से एक यहाँ पर साग मिलता है। खाने में यहाँ चावल, पाव रोटी और मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती है, और दूध भी मिलता है। दही तो कभी कभी मिलता है, कभी कभी मट्ठा मिल जाता है। लेकिन जो क्रीम होता है, क्रीम का ये लोग प्रयोग हर व्यंजन में करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर सभी व्यंजनों में वो लोग क्रीम का प्रयोग करते हैं। चाय और कॉफ़ी ये लोग देते हैं। खाने पीने में क्रीम और मलाई ही नहीं, कच्चे दूध का भी प्रयोग ये लोग करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये लोग बर्फ़ का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि हम विज्ञान के जानकार कहते हैं कि सर्दियों में हमको बर्फ़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये लोग हमेशा बर्फ़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तुमसे कितना बताऊं, जितना बताऊंगा उतना ही कम रहेगा। मुझे अधिक समय नहीं मिलता पत्र लिखने का, लेकिन फिर भी मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाता हूँ, जो भी व्याख्यान देता हूँ, कुछ भी कहता हूँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, और समाज में जो मेरे मन के विचार होते हैं
जो चेतना का संचार होता है मैं उसी को कहता चला जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि क्या, सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। और लास्ट में उन्होंने क्या बोला, उठो जागो, जब तक लक्ष्य तक ना पहुँचो तब तक ना रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, वो आलसी है। ठीक है, उसके लिए नर्क में भी जगह नहीं है। तो जिन्हें अपना आराम सूझ रहा है वो क्या है, वो सब आलसी हैं और अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका रहे हैं। तो वे लोग हमारे कोई नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक रुकना नहीं। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू।